हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मुगल कालीन चित्रों की विशेषताएं, जिसमें पहली विशेषता होगी रंग योजना। तो जो मुगल काल में रंग थे उसमें खनिज रंग, वानस्पतिक रंग, जांतविक रंग, तो इन रंगों का वहां पे प्रयोग होता था। किसका? खनिज रंग, रासायनिक, जांत्रिक और वानस्पतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। मुगल काल में जो चित्रकार होते थे वो अपनी देख रेख में रंगों को बनवाते थे। यहीं पे मुगल काल की जो मेन विशेषता वो ये है कि यहाँ पर चमक बहुत दिखाई देती है रंगों में, जिसमें सोने चांदी के रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा था। यहीं पे आप देखेंगे मुगल काल में जो है मिश्रित रंगों का भी प्रयोग होने लगा था, जिससे कि चित्रों में मौलिकता और सजीवता आ गई थी। तो आप हेडिंग डालेंगे मुगल कालीन चित्रों की विशेषताएं। देखिए, पहली विशेषता है रंग योजना। इसमें देखिए कि मुगल काल में खनिज रंग, जांत्विक रंग, वानस्पतिक रंग और रासायनिक रंग का प्रयोग किया गया है। इसी में आप देखेंगे मुगल काल में चित्रकार अपनी देख रेख में रंग बनवाते थे। अपनी देख रेख में रंग बनवाते थे। यहीं पे आप देखेंगे कि मुगल काल के चित्रों में चमक बहुत थी। यहीं पे चित्रों में मिश्रित रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा। चित्रों में मिश्रित रंगों का भी प्रयोग किया जाने लगा, जिससे चित्रों में मौलिकता और सजीवता आ गई। ठीक है, यहीं पर अब आप देखेंगे एक एक रंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। खनिज रंगों के बारे में पहली हेडिंग डालेंगे खनिज रंग। देखिए यहां हेडिंग डालिए खनिज रंग। तो देखेंगे आप खनिज रंग में जो लाल रंग होता है, खनिज रंग में लाल रंग गेरू, हिरोंजी या रामरस से तैयार किया जाता था। किससे? गेरू, हिरोंजी और रामरज से। यहीं पे आप देखेंगे पीला रंग। जो पीला रंग होता था वो मुल्तानी मिट्टी से, किससे? मुल्तानी मिट्टी से तैयार किया जाता था। यहीं पे देखेंगे आप नीला रंग किससे होता था? नीला होता था लाजवर्द। अब देखिए हरा रंग, जो कि टेरावर्ट से, किससे? टेरावर्ट से ये तैयार किया जाता था हरा रंग। और काला रंग कोयले से, किससे? काले रंग की बात करें, काला रंग किया था कोयले से। और चांदी, सोने के रंगों का भी प्रयोग होने लगा। तो ये तो हो गए खनिज रंग। इसी में अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग वानस्पतिक रंग। कौन सी हेडिंग डालेंगे? वानस्पतिक रंग। देखिए वानस्पतिक रंग हेडिंग डालिए।
वानस्पतिक रंग में काला रंग जो होता था वो बनता था काजल से। किससे? काजल से। नीला रंग नील से। और जो पीला रंग होता था, ढाक के फूल होते हैं, उससे तैयार किया जाता था। पीला रंग किससे? ढाक के फूल से। और यहीं पे देखेंगे महावर तैयार की जाती थी लाख से। देखिए, वानस्पतिक रंग, जिसमें महावर जो होती थी उससे, ये किससे तैयार करती थी? लाख से। यहीं पे आप देखेंगे काला रंग काजल से। किससे? काजल से। नीला रंग नील से। और पीला रंग देखेंगे आप, पीला किया जाता था ढाक के फूल से तैयार। तो आप ये देखिए, देखिए वानस्पतिक रंग में जो काला रंग होता था वो तैयार किया जाता था काजल से। यहीं पे आप देखेंगे खनिज रंगों में काला रंग कोयले से बनता था। किससे? कोयले से। दोनों में आपको ध्यान रखना है, खनिज रंगों में काला रंग कोयले से बनाया जाता था और वानस्पतिक रंगों में ढाक के फूल से ये रंग बनाया जाता था। काला ढाक के फूल से नहीं, काला रंग काजल से बनाया जाता था। ठीक है। अब नेक्स्ट आप जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे रासायनिक रंग। तो हेडिंग डालिए रासायनिक रंग। चलिए, डालिए रासायनिक रंग। रासायनिक रंग में आप देखेंगे जो सफेद रंग होता था उसको जस्ते को जलाकर प्राप्त किया जाता था। किसको? जस्ते को जलाकर। तो डालिए सफेद रंग। किससे प्राप्त किया जाता था? जस्ते को जलाकर। यहीं पे आप देखेंगे लाल जो सिंदूर होता है उसे किससे प्राप्त किया जाता था? पारे के भस्म से। किससे? पारे के भस्म से। यहीं पे आप देखेंगे कि जो इसमें हरा रंग होता है, इसी में रासायनिक रंग में ये इसको तांबे को सिरके के पानी में रखकर प्राप्त किया जाता था हरा रंग। किससे? तांबे को सिरके के पानी में रखकर। देखिए हरा रंग जंगाल। तो आप देखेंगे इसको तांबे को सिरके के पानी में रखकर, सिरके के पानी में रखकर प्राप्त किया जाता था हरे रंग को। काले रंग को काजल से। किससे? काजल से। यहीं पे पीला रंग प्योरी मिट्टी से। प्योरी प्योरी मिट्टी से। तो ये हो गया पीला रंग। तो ये है आपके रासायनिक रंग। एक होता है हिंगुल, जिसको प्राप्त किया था संगरफ। इसमें देखिए हिंगुल, जिससे प्राप्त किया जाता है संगरफ। तो ये हो गए वानस्पतिक रंग। अब हम बात करेंगे, लास्ट बचा जांतविक रंग। तो जांतविक रंग में क्या होता था? एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है, तो इस विशेष प्रकार के कीड़े को मसालों में भूनकर रंग तैयार किया जाता था गुलाबी रंग का। तो आप जांतविक रंग में लिख लीजिए, इसे इरेज कर देते हैं। हेडिंग डालिए जांतविक रंग। देखिए जांतविक रंग। देखिए जांतविक रंग को प्राप्त करने के लिए
यांत्रिक रंग को प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रकार के कीड़े को भूनकर मसालों में गुलाबी रंग प्राप्त किया जाता था। गुलाबी रंग प्राप्त किया जाता था। तो ये हो गया यांत्रिक रंग। ठीक है, तो ये आपको हमने बताया मुगल काल की रंग योजना के बारे में। अगली हेडिंग देखेंगे आप इसी में, परदाज। क्या है? परदाज। तो इसे पहले नोट डाउन कीजिए, फिर अगली हेडिंग में हम आप डालेंगे परदाज। चलिए हेडिंग डालिए परदास। तो हमने आपको बताया था परदास के बारे में, जब अलग अलग शासकों के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे मुगल काल के। तो परदास होता है चित्रों में गोलाई या उभार दिखाने के लिए या यथार्थता या सजीवता लाने के लिए हम लोग परदास का प्रयोग करते हैं। तो परदास दो प्रकार के होते हैं, खत परदास, बिंदु परदास। एक होता है धुआंधार परदास, जालीदार परदास और मिश्रित परदास, जिसमें से हमने आपको खत परदास और बिंदु परदास के बारे में डिस्कस किया है। आज फिर हम इसमें और भी डिस्कस करेंगे जालीदार परदास के बारे में, धुआंधार परदास के बारे में, इनके बारे में। तो आप हेडिंग डालिए परदास। अगली विशेषता है परदास। देखिए, मुगल काल के चित्रों में गोलाई तथा उभार और यथार्थता तथा सजीवता दिखाने के लिए परदास का प्रयोग किया जाता था। अब आप देखेंगे परदास जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। देखिए पहला प्रकार क्या होता है? पहला है खत परदास, दूसरा इसमें आएगा बिंदु परदास। बिंदु परदास। तो जो खत परदास होता है ये जो किया जाता है रेखाओं के द्वारा किया जाता है। कैसे? रेखाओं के द्वारा खत परदास को बनाया जाता है, रेखाओं के द्वारा। देखिए अब आता है बिंदु परदास। तो बिंदु परदास बनाया जाता है बिंदुओं के द्वारा, बिंदुओं के द्वारा। कुछ अन्य परदास भी है, उन्हें भी देखिए। हेडिंग डालिए धुआंधार परदास। धुआंधार परदास। तो ये जो धुआंधार परदास होता है रेखा और बिंदुओं के द्वारा, दोनों के द्वारा बनाया जाता है। रेखा और बिंदुओं दोनों के द्वारा। ठीक है, रेखा और बिंदुओं दोनों के द्वारा ये बनाया जाता है। अब आगे हम डालेंगे जालीदार परदास। जालीदार परदास, इसमें देखेंगे परस्पर काटती हुई रेखाएं जो होती हैं वो होते हैं जालीदार परदास। डालिए परस्पर काटती हुई रेखाओं द्वारा जो बनाए जाते हैं वो क्या होते हैं? जालीदार परदास। तो इन्हें डालिए आप जालीदार परदास। अगली हेडिंग डालेंगे एक बाल परदास। एक बाल परदास। देखिए यहां लिखिए एक बाल परदास। एक बाल परदास जो होता है
ये बारीक रेखाओं द्वारा और बिंदुओं द्वारा किया जाता है। कैसे? देखिए, बारीक बारीक रेखाओं और बिंदुओं द्वारा किया जाता है। लास्ट अब बचा है इसी में मिश्रित पर्दाज। तो सभी पर्दाजों का मिश्रण जिसमें हो वो होता है मिश्रित पर्दाज। तो लास्ट डालिए मिश्रित पर्दाज। तो इसमें आएगा सभी पर्दाजों का मिश्रण। ठीक है, तो ये हो गया पर्दाज से। अगली जो विशेषता थी सेकंड हमारी विशेषता हुई पर्दाज। तो हमने आपको बताया पर्दाज होते क्या हैं। मुगल काल में जो चित्र होते थे उनमें गोलाई या उभार दिखाने के लिए, साथ ही चित्रों में मौलिकता या फिर यथार्थता दिखाने के लिए जिस बिंदुओं का प्रयोग किया जाता था वो होते थे पर्दाज। यहीं पर आप देखेंगे पर्दाज मेन रूप से, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है खत पर्दाज और बिंदु पर्दाज। जो खत पर्दाज होते हैं वो रेखाओं द्वारा बनाए जाते हैं, बिंदु पर्दाज बिंदु द्वारा। कुछ अन्य पर्दाज भी हैं जैसे कि धुआंधार पर्दाज जो कि रेखाओं और बिंदुओं द्वारा। यहीं पर आप देखेंगे जालीदार पर्दाज परस्पर काटती हुई रेखाओं द्वारा। आगे आएगा इसी में एक बाल पर्दाज जिसमें बारीक रेखाओं और बिंदुओं द्वारा ये पर्दाज बनाए जाते हैं। मिश्रित पर्दाज में सभी पर्दाजों का जिसमें मिश्रण हो वो होते हैं मिश्रित पर्दाज। तो यहां तक आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो ये हो गए पर्दाज। अगली विशेषता डालिए। देखिए, अगली हेडिंग डालेंगे आप लोग हाशिए। तो मुगल काल में हाशियों में बेल, बूटे, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे ये सभी आकृतियां इसमें बनाई गई थी हाशियों में। यही आप देखेंगे शाहजहां के काल में जो हाशिए बने थे वो चौड़े और बहुत सुंदर बनाए गए थे। शाहजहां के काल में, शाहजहां के काल में मानव आकृतियों को, देवदूतों को उड़ते हुए भी दिखाया है हाशियों में। तो आप इसे हेडिंग डालिए। देखिए, हेडिंग डालिए हाशिए। तो यहां देखेंगे मुगल काल में हाशियों में, मुगल काल में हाशियों में पेड़, पौधे, पशु, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, पशु, पक्षी आदि बनाए गए। यहीं पे आप देखेंगे शाहजहां के काल में, मुगल काल में शाहजहां के काल में सबसे सुंदर और चौड़े हाशिए बनाए गए। देखिए, शाहजहां के काल में सबसे सुंदर एवं चौड़े हाशिए बनाए गए। इसी में आप देखेंगे कि जो शाहजहां के काल में जो हाशिए बने थे, चौड़े हाशिए बने थे, उसमें मानव आकृतियों को भी बनाया गया, देवदूतों को भी बनाया गया जिनको उड़ते हुए दिखाया गया। देखेंगे शाहजहां के काल में हाशियों में मानव आकृतियां एवं देवदूतों को उड़ते हुए दिखाया गया है। देवदूतों को उड़ते हुए दिखाया गया है। तो ये विशेषता हुई हाशिए की, जो कि मुगल काल की ये जो विशेषता है। अगली है हाशिए। नेक्स्ट आप डालेंगे इसी में अगली विशेषता आलेखन। देखिए, मुगल काल में जो आलेखन बने थे वो सिर्फ चित्रों तक ही सीमित नहीं थे आलेखन। वो इसमें जैसे कि जो आलेखन बनने लगे थे कालीनों पर, जो कालीन आप जानते हैं नीचे जो बिछाई जाती हैं, तो कालीनों पर, पर्दों पर, फर्शों पर, स्तंभों पर, इन सब पर जो है ये आलेखन बनाए जाने लगे थे। मुगल काल में सिर्फ चित्रों तक ही सीमित नहीं थे आलेखन।
हेडिंग डालिए आलेखन। लिखिए मुगल काल में आलेखन केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं थे, केवल चित्रों तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि कालीन पर्दों, फर्श, स्तंभों पर भी आलेखन बनाए जाने लगे। तो ये हो गया आलेखन। अगले डालेंगे एक चश्म चेहरे। चलिए अगली हेडिंग डालिए एक चश्म चेहरे। मुगल काल में जो है एक चश्म चेहरे ही बने हैं, लेकिन कहीं कहीं पर 1.5 चश्म चेहरे और सम्मुख चेहरे भी बने हैं, जो कि इन पर ईरानी प्रभाव है। चलिए हेडिंग डालिए एक चश्म चेहरे। देखिए मुगल काल में एक चश्म चेहरे ही बने हैं, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे, लेकिन कहीं कहीं 1.5 चश्म चेहरे भी बने हैं और सम्मुख चेहरे भी बने हैं, जिन पर ईरानी प्रभाव है, जिन पर ईरानी प्रभाव है। तो ये आपकी विशेषता हुई एक चश्म चेहरों की। अगली डालेंगे चित्रों के विषय। चलिए अगली हेडिंग डालिए चित्रों के विषय। देखिए मुगल काल की जो चित्रकला थी वो दरबारी चित्रकला थी। कैसी थी? दरबारी चित्रकला थी। लेकिन आप देखेंगे मुगल काल में अगर चित्रों के विषय आप देखेंगे तो इसमें जो है प्राकृतिक दृश्य भी बने, इसी में पेड़ पौधों के भी दृश्य बने, शिकार के भी दृश्य बने, इसमें इसी में पांडुलिपि, ग्रंथ, पोथी चित्रण भी इसमें बने थे। तो ये इसमें मेन विषय रहे हैं। तो आप देखिए मुगल काल में चित्रकला दरबारी चित्रकला थी। कैसी थी? मुगल काल में जो चित्रकला थी वो दरबारी चित्रकला थी। दरबारी चित्रकला थी। लेकिन मुगल काल में सर्वाधिक चित्र पोथी, ग्रंथ, पांडुलिपि चित्रण, यहीं पे देखेंगे प्राकृतिक दृश्य के चित्रण, प्राकृतिक दृश्य के चित्रण और पशु पक्षियों के चित्रण, और शिकार के दृश्य विषय रहे हैं। तो ये थे मुगल कालीन चित्रों के विषय।
क्या थे मुगलकालीन चित्रों के विषय? तो ये सब आप नोट कीजिए। अगली हेडिंग है स्त्री चित्रण। अगली हेडिंग आप डालेंगे स्त्री चित्रण। देखिए स्त्री चित्रण मुगल काल में, इसमें देखिए स्त्री चित्रण में कि मुगल काल में स्त्री चित्रण जो हुआ था वो सर्वाधिक जहांगीर के काल में हुआ था। किसके में हुआ था? जहांगीर के काल में। लेकिन इसके पश्चात भी स्त्री चित्रण होता रहा था। मुगल काल में सर्वाधिक स्त्री चित्रण किसके काल में हुआ था? जहांगीर के काल में हुआ था। लेकिन इसके पश्चात भी स्त्री चित्रण होता रहा। ठीक है, हेडिंग डालिए अगली यूरोपीय चित्रण। देखिए जो यूरोपीय चित्रण था ये मुगल काल में अकबर के समय में ही दिखने लगा था। लेकिन जहांगीर और शाहजहां के काल में भी ये यूरोपीय चित्रण दिखने लगा था। तो यूरोपीय चित्रण में क्या है, वहां के जो चित्रकार थे वो चित्र ले लेकर आते थे दरबार में। तो चित्रों की विशेषताओं को मुगल चित्रकारों ने आत्मसात किया। देखिए यूरोपीय चित्रण, तो आप देखेंगे मुगल काल में यूरोपीय चित्रण यदा कदा अकबर के समय में ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन जहांगीर और शाहजहां के समय में ज्यादा यूरोपीय चित्रण हुआ। जिसे मुगलों ने आत्मसात भी किया। ओके, तो ये हो गई आपकी क्लास। आज की जो विशेषताएं थी मुगल कालीन चित्रों की विशेषताएं, तो ये आज के लिए हमने आपको सारी जो विशेषताएं रही हैं, मेन जो भी बिंदु थे सब पर डिस्कस किया है आपसे। तो चलिए अगली क्लास में आपसे डिस्कस करते हैं। अगली जो 2 क्लास होंगी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण क्लास हैं, उनको प्लीज ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।